हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे संविधान और संविधान कब, कैसे और क्यों में ये है अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु है उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। इनका हम आउटलाइन देखते हैं जिससे संविधान बना, जिसमें संविधान के सारांश रखे गए। एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण बिंदु है, एक सारणी है, इंडेक्स है जिस पर आधारित होकर हमारा संविधान बनाया गया। ये यूं कह सकते हैं कि हमारे संविधान का सारांश, रस, सार क्या है वो ये है। इन तत्वों को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनाया गया या इन तत्वों को सारभूत किया गया, इन तत्वों को संविधान में समाहित किया गया, इन तत्वों को पूरा सारपूर्ण जोड़ा गया है। इसमें पहला है स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र। कहा गया है इसमें पहली लाइन पे ही भारत संघ, भारत की इकाइयां स्वतंत्र होंगी और संप्रभु होंगी। स्वतंत्र तो हम सब समझते हैं कि जब किसी देश का शासन, सत्ता, राजनीतिक भाग या यूं कहें सरकार किसी बाहरी देश के अधीन हो जाती है और वह बाहरी देश निर्देश देता है उस देश को, तो वह उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। जब किसी देश की सत्ता, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, किसी भी प्रकार की सत्ता परिवर्तन हो जाती है और दूसरे देश के अधीन हो जाती है, वहां से उसके निर्देश आते हैं, वहां से उसकी गवर्नेंस चलती है, तो उपनिवेश कहलाता है। भारत उपनिवेश था किसका? ब्रिटेन का। तो स्वतंत्रता की बात तो हमें समझ में आती है जो हमें मिली थी 15 अगस्त 1947 को। हम ये भी देख चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही, उसके बाद ब्रिटेन क्राउन के हाथों चला गया, लेकिन शासन अंग्रेजों का ही रहा। इसके बाद देखते हैं हम संप्रभुता। इसे हम अंग्रेजी में सॉवर्टी भी कहते हैं। संप्रभुता की बात यदि हम करें तो संप्रभुता को समझने के लिए एक दो उदाहरण हम और देखते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी की पूरी चलती है, हमारे पिताजी जो हमें निर्देश देंगे वो हमें मानने होंगे, लेकिन पड़ोस के अंकल चाहे हमें निर्देश दें या ना दें, हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें उनकी कौन सी बातें माननी है और कौन सी नहीं। तो हमारे पिताजी के जो अधिकार हुए वो संप्रभु कहलाएंगे, यानी कि हमारे भौगोलिक क्षेत्र में हम निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से क्या हों? स्वतंत्र हों, संप्रभुता कहलाती है। लेकिन ये परिवार में लागू नहीं होती। परिवार इसका एक शानदार वाला उदाहरण नहीं है, क्योंकि परिवार पर समाज के नियम है, परिवार पर संस्कृति की बाध्यताएं हैं, परिवार पर रूल रेगुलेशन, कानून के बाध्य करते हैं। इसलिए पर्यावरण की सीमित संप्रभुता होती है, असीमित संप्रभुता नहीं। केवल और केवल संप्रभुता का उदाहरण होता है देश पर। जैसे नरेंद्र मोदी जी भारत की सीमाओं को लेकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार का नियम बना सकते हैं, भारत की सीमाओं के अंदर जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बाध्यता ला सकते हैं, किसी भी प्रकार की छूट ला सकते हैं, किसी भी प्रकार का अपग्रेडेशन किया जा सकता है। क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। फिर से देखते हैं, कोई भी राष्ट्र अपने भौगोलिक सीमाओं में स्वतंत्र होकर यदि निर्णय लेता है, कोई भी राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमाओं में स्वतंत्र होकर निर्णय लेता है बिना किसी बाहरी राष्ट्र के दबाव के, क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। इसे अंग्रेजी में सॉवर्टी भी कहा गया है। किसी भी देश का आजाद होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है सॉवर्टी, खुलकर निर्णय ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान आज खुलकर निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसका कर्जा इतना ज्यादा है। कर्जा इतना ज्यादा हो गया तो चाइना की ना चाहते हुए भी वह पीछा करना पड़ रहा है, आदेश मानने पड़ रहे हैं। पहले अमेरिका से जुड़ा हुआ था, पिछलग्गू देश था। पिछलग्गू देश कौन से होते हैं? जो मजबूरी के कारण किसी देश का अनुकरण करने के लिए बाध्य होते हैं और वे आर्थिक समस्याओं के कारण उन देश के समर्थन ना चाहते हुए भी करना उनको पड़ता है। तो दो शब्द हमने समझ लिए। पहला स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम लोग किसी देश के उपनिवेश नहीं होंगे, हम हमारे बिल्कुल फ्री निर्णय ले पाएंगे।
हमारी सीमाएं अब कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। दूसरा संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ हमने देखा कि अपने भौगोलिक क्षेत्रों में स्वतंत्र होकर हम निर्णय ले पाएंगे बिना किसी बाहरी दबाव के। हमें कोई रोकने वाला नहीं है, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई टोक नहीं सकता। तो भारत कैसा राष्ट्र होगा, स्वतंत्र राष्ट्र होगा और संप्रभु राष्ट्र होगा, जिसके सारे फैसले भारत की चुनी हुई सरकार लेगी, क्योंकि ये हमने संविधान में तय कर लिया था। दूसरा, भारत एक संघ होगा। हमने पिछले वीडियो में भी देखा, फिर से देखते हैं। भारत में जैसे ही मान लिया जाए ये पूरा एक भारत है, इसमें 3 प्रकार के लोग थे। ये क्या है, पूरा भारत, इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। इसमें नंबर 1, वे लोग जो ब्रिटेन के अधीन थे। वे क्षेत्र जो किसके अधीन थे, ब्रिटेन के, ये कहलाई ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत कहलाई ये वाला क्षेत्र। वे जो राजाओं के अधीन थे, वे प्रांत जो किसके अधीन थे, राजाओं के, ये क्या कहलाए, रजवाड़े। इन्हीं को देसी रियासत भी कहा गया, देसी रियासत या रजवाड़े कहा गया। तीसरा जो बचा ये कहलाए स्वतंत्र प्रांत। ऐसी प्रांत बहुत कम थी जो ना तो अंग्रेजों के अधीन थी और ना ही राजाओं के अधीन थी। यहाँ किसी समुदाय का कब्जा हो सकता है, कोई छोटा मोटा घराना हो सकता है जो रजवाड़ों में नहीं शामिल था, कोई रियासत इस प्रकार की हो सकती है, किसी जाति विशेष का कब्जा यहाँ पर हो सकता है, किसी समुदाय विशेष का कब्जा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ना तो ये राजाओं के अधीन थे ना ही अंग्रेजों के अधीन थे। ये क्षेत्र बहुत सीमित मात्रा में बहुत छोटे क्षेत्र थे। तो भारत की रियासतें कितने भागों में बटी हुई थी, 3। पहली वो जो किसके अधीन थी, ब्रिटेन के अधीन, इनको क्या कहा गया, ब्रिटिश प्रांत कहा गया। दूसरी वे जो किसके अधीन थी, राजाओं के अधीन, इनको क्या कहा गया, रजवाड़े या देसी रियासतें कहा गया। तीसरे वे जो स्वतंत्र क्षेत्र थे और इन पर किसी का आधिपत्य नहीं था। तो ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, एक संघ कहलाएंगे। बल्कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक बहुत गंदी चाल यहाँ पर चली। उन्होंने कहा कि जो भारत में आना चाहे आ सकता है, जो भारत में नहीं आना चाहे वो स्वतंत्र रह सकता है, और जो भारत से अलग होना चाहे वो अलग भी हो सकता है, अलग देश भी बना सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। जब आज़ाद भारत होने लगा और अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने इन रियासतों के सामने शर्त रखी कि चाहो तो आप भारत आ सकते हो, चाहे तो आप पाकिस्तान जा सकते हो, और चाहे तो आप क्या रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो। यही प्रमुख कारण रहा कि भारत में 4 रियासतों ने समस्या पैदा कर दी। ये 4 रियासतें थी, मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 4 रियासतें थी जो भारत में आसानी से मिली नहीं, बाद में बड़ा संघर्ष करना पड़ा और फिर बाद में इनको मिलाया गया। मणिपुर का इतिहास, मणिपुर कांग्रेस से संबंधित है, जनतांत्रिक हुआ, आसानी से आ गया। जूनागढ़ में महाबल खान था, यहाँ पर वोटिंग हुई और वोटिंग में 99% लोगों ने भारत का समर्थन किया। महाबल खान पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा मिला लिया गया। हैदराबाद, यहाँ भारत की सेनाओं को संघर्ष करना पड़ा। भारत के हैदराबाद अलग राष्ट्र बनाने का बात कह रहा था, निजाम यहाँ का शासक था और यहाँ बाद में इसको मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर अभी मोदी जी की सरकार आप ही के सामने भारत का अभिन्न अंग बनाया गया है। पहले ये एक विशिष्ट राज्य था, विशिष्ट क्षेत्र था, आज ये सामान्य क्षेत्र है, भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो इस प्रकार से हमने भारत का एक संघ बनाया, लेकिन अंग्रेजों की चाल को हमने विफल कर दिया। अंग्रेजों ने कहा
कि भारत में आ सकते हैं आप, पाकिस्तान जा सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि जितना भी भारत का क्षेत्र है वो क्या है, एक है और वो भारत के अधीन ही होगा। आगे देखें, संघ की इकाई स्वायत्त होगी। भारत संघ होगा वह स्वतंत्र होगा, उसकी कोई किसी प्रकार के प्रति जिम्मेदारी नहीं होगी, किसी प्रकार का उपनिवेश नहीं होगा, किसी प्रकार का अनुकरण करने वाले नहीं होंगे। हाँ, अंग्रेज हमारे यहाँ से जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हम तय करेंगे, भारतवासी तय करेंगे कि अंग्रेजों के सिद्धांत हमें चाहिए या नहीं चाहिए, अंग्रेजों का अनुकरण हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में बहुत सारी किताबें लिखती हैं कि जो झंडा बनाया गया था भारत का, उसमें कहीं न कहीं ब्रिटेन का हिस्सा भी था और ब्रिटेन की ये इच्छा थी कि भारत के झंडे में ब्रिटेन का कुछ अंश होना चाहिए, लेकिन हमारे संविधान सभा के मजबूत इरादों के कारण उस ब्रिटेन के झंडे को हमने बायकॉट किया और मजबूती के साथ कहा कि भारत का झंडा अलग ही होगा, ब्रिटेन से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा। आज भी हम जो कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं वे राष्ट्र खेलते हैं जो किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के। तो कहीं ना कहीं ये हमारी इच्छा है, हम लोग चाह रहे हैं, इसीलिए इसमें शामिल हैं। हमारे देश ने बाध्यता को स्वीकार नहीं किया। जब आजाद हो गया 1947 को, उसके बाद हमने किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रखी ब्रिटेन के प्रति। संघ की जो इकाई होगी, जो देश की इकाई बनेगी, बहुत सारे राज्य से मिलकर जो संघ बनेगा वह पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, किसी प्रकार से बाध्य नहीं होगा। आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर हो, हर हाल में हम स्वतंत्र ही होंगे। इसके बाद सत्ता का स्रोत जनता होगी। हमारे यहाँ सबसे पहले संविधान बनाया गया। सवाल उठे, संविधान सभा हम पढ़ चुके हैं, संविधान किन परिस्थितियों में बनाया गया, क्या माहौल था, वो आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद जब संविधान बन चुका तो सबसे बड़ा सवाल उठा कि हमारे यहाँ संविधान की रक्षा कौन करेगा। तो उसके लिए सरकारें बनाई गई, न्यायपालिका बनाई गई, व्यवस्थापिका बनाई गई। ये सब का उल्लेख संविधान में ऑलरेडी हो चुका था। जब हमारी व्यवस्था शुरू हुई तो उसमें जनता को अंतिम स्रोत बनाया गया और जहाँ जनता अंतिम स्रोत के रूप में होती है वहाँ के कार्य बहुत सुदृढ़ होते हैं, क्योंकि अपने लिए कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए सुदृढ़ व्यवस्था को लाने के लिए, अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग व्यवस्था के लाने के लिए अंतिम शक्ति जनता को दी गई थी, ताकि हम लोग सुनिश्चित कर सकें कि भारत का भविष्य उचित और सही हाथों में है। तो भारत में अंतिम शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। भारत में सत्ता का स्रोत किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। भारत में शासन में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन, सरकार में परिवर्तन, या यूं कहें अंतिम प्रभुसत्ता की शक्ति किसके पास है? जनता के पास ही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी कही गई है। सामाजिक न्याय इसलिए जरूरी है, हमने देखा छुआछूत जैसी समस्याएं हैं, भेदभाव जैसी हैं, बंधुआ मजदूर हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे, हमारे सीरियल्स में देखा है, किताबों में पढ़ा है, भेदभाव है, छुआछूत है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही थी। इसीलिए हमें सामाजिक न्याय की स्थापना करनी पड़ी। किसी भी देश में समाज में यदि बराबरी का हिस्सा नहीं है तो उस समाज का पतन होना निश्चित होता है। सामाजिक समानता हम समझ चुके हैं, आर्थिक समानता आपने देखा होगा। आगे हम कार्ल मार्क्स से पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा समाज में क्रांति का कारण है दो वर्गों में आने वाला अंतर। समाज में दो वर्ग उन्होंने बताए, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग, और दोनों वर्गों में यदि खाई ज्यादा बढ़ती है, कार्ल मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा है समाज में दो वर्ग होते हैं, पहला अमीर वर्ग होता है और दूसरा गरीब वर्ग होता है, और दोनों में जो अंतर बढ़ता है, यानी कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है, तो ये क्रांति को जन्म देता है, हिंसा को जन्म देता है, आक्रामकता को जन्म देता है, और फिर पुनः सरकार के विरुद्ध विरोध होते हैं। और इसमें स्वतंत्रता, समानता, संविधान, सरकारें, लोकतंत्र, ये सब समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए हमने किसका समर्थन किया? आर्थिक न्याय का समर्थन किया, ताकि आर्थिक न्याय आए और समाज को सुदृढ़ीकरण मिले।
इसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय की बात करें तो हम सब समझते हैं कि हमारे यहाँ वंश प्रधान शासन था। राजा का शासन वंश के अनुसार चलता है। राजा का बेटा राजा ही जन्म लेगा और फिर वो धीरे धीरे वही परिवार चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो वंशवाद है वो हमारे यहाँ हावी था। आज भी बहुत सारी पार्टियों में भी वंशवाद चलता है, जो सही चीज नहीं है। तो राजनीति में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आक्रामकता हो सकती है, विरोध हो सकता है, अराजकता, तानाशाही, साम्राज्यवाद जैसी चीजें आ सकती हैं, हिंसा फैल सकती है, अराजकता आ सकती है। इसीलिए हमने राजनीतिक समानता को अपनाया। राजनीतिक समानता का फायदा क्या हुआ? राजनीतिक न्याय का फायदा क्या हुआ कि सभी को चुनाव में भाग लेने का अवसर मिला। जो पिछड़े वर्ग उनको आरक्षण दिया गया, सभी को इलेक्शन लड़ने का काम दिया गया। या यूं कहे, सरकार में कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय है तो वह हिस्सेदार बन सकता है। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हमारे जो प्रस्ताव थे, मूल उद्देश्य थे संविधान सभा के, उनमें एक प्रमुख बिंदु रहे। तो इन आधार पर हमने संविधान को आगे बढ़ाया। उद्देश्य प्रस्ताव में आगे देखें तो कानूनी समानता की भी बात कही गई। कानून हम बना चुके थे, विधि और कानून एक ही चीज है। कानून को विधि भी कहा जा सकता है, रूल भी कहा जा सकता है। ये कानूनी समानता इसलिए जरूरी थी क्योंकि यदि कानूनी समानता नहीं दी जाती तो कानून के समक्ष बहुत सारी समस्याएं हो जाती। कानून का विरोध होने लग जाता है, कानून को मानने वाले नहीं होते, कानून के समर्थक नहीं होते। ऐसे में कानून अर्थहीन हो जाता है। इसीलिए किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में कानून इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, जिससे भेदभाव नहीं होगा और कानून के लिए बहुत श्रद्धा जग जाएगी। अवसरों की समानता, किसी भी देश में, किसी भी समाज में बराबर बराबर अवसर होने चाहिए। प्रतियोगिता बराबर वालों में ही हो सकती है। तो अवसरों की समानता भी हमारे यहाँ दी गई ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर बराबर मिल सके। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उन्नति करने, व्यवसाय करने, रोजगार करने, किसी भी पद को प्राप्त करने के अवसर किस लिए, कैसे मिलने चाहिए? समान मिलने चाहिए। बहुत सारे लोग आरक्षण को इसके विरुद्ध मानते हैं, जबकि आरक्षण इसके विरुद्ध नहीं है। आरक्षण कमजोरों को बराबर लाने का काम कर रहा है। जैसे प्रतियोगिता कुश्ती की बात करें तो 60 किलो के व्यक्ति से 60 किलो का व्यक्ति ही लड़ सकता है। यदि 30-30 किलो के लड़ेंगे तो 2 व्यक्तियों का लड़ना जरूरी हो जाएगा। इसीलिए आरक्षण कमजोरों को बराबर लाने का कार्य कर रहा है। फिर हमारे संविधान में भाषण देने, अभिव्यक्ति, अपनी बात कहने, धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की पूरी आजादी है। किसी भी धर्म की उपासना करने की पूरी आजादी है। आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, केवल भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं। जैसे बम बनाना स्वच्छ से संबंधित है, केमिकल से संबंधित है, तेजाब से संबंधित है, दवाइयों से संबंधित है, जिन पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिनका लाइसेंस लेना अनिवार्य है, वो चीजें आपको परमिशन से करनी होंगी। बाकी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। संगठन बनाने की समानता, आप संगठन बना सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन शर्तों को पूरा करना होगा। ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में दी गई हैं। और उसके बाद मौलिक अधिकारों की गारंटी। आप जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, भारत के संविधान में 7 मूल अधिकार थे, अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान से हटा दिया गया 78 में, मोरारजी देसाई जी की सरकार ने इसे हटाया था और अभी इसे 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300A में संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ऑप्शनली बना दिया गया है। और अभी मूल अधिकार कितने बचे? 6। इन मूल अधिकारों की गारंटी कौन देता है? भारत का संविधान देता है कि यदि ये 6 अधिकार आपको नहीं मिले तो भारत का संविधान आपको दिलाएगा। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। ये भी आपको याद रखना है कि मूल अधिकार आपको किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। इसीलिए राज्य की ताकत को कम करने का काम किसने किया है? मूल अधिकारों ने किया है कि मूल अधिकार अपनी दादागिरी ना चला सके। मूल अधिकार खुलकर
अराजकता ना फैला सके, जनता को स्वतंत्रता का अनुभव होता रहे, समानता का अनुभव होता रहे, राज्य की दादागिरी के नीचे दबना नहीं पड़े, इसीलिए क्या दिए गए हैं, मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है।